एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे अबाउट अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। और कभी कभी ये LAQ में पूछा जाता है और जब इसके ऊपर SAQ बनता है तो दैट इज मेनली आस्क्ड ऑन सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और या तो कभी कभी वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी SAQ बन जाता है, नहीं तो यूजुअली ये जनरल फिजियोलॉजी से अगर किस्मत प्रो मैक्स हो तो इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपनी कॉपी को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल और गुड सेंस ऑफ नॉलेज होने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि ATP की डिस्कवरी जिन अंकलों ने की थी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था और जिन अंकलों के कारण आज हमारी जिंदगी इतने लेवल तक झंड हो रखी है, क्योंकि ATP का बहुत जगह बहुत ज़्यादा रोल है, तो उनके नाम थे बोयर अंकल, वॉकर और जेन्स। तो ये है हमारे कुछ अंकल्स या आंटीज, ठीक है, जिनके कारण ATP डिस्कवर हुआ था और इस ATP के कारण आज हम पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली ये वीडियो की स्टार्टिंग बताने से पहले थोड़ा सा एक सीन क्रिएट करना था कि जो हमारा पूरा का पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड है ATP पर। ठीक है, तो हम समझे अगर कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो ATP रिक्वायरमेंट पर है। अगर ATP प्रेजेंट है तो एक्टिव, अगर ATP एब्सेंट है तो पैसिव। ठीक है, अब आज तक हमने 11th में पढ़ा था काजल दी, पैसिव में दो टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल ट्रांसपोर्ट, और एक डिफ्यूजन होता है, राइट। बट आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे पैसिव में भी। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अभी तक हमने पढ़ा है, कहाँ पे 11th में पढ़ा था ना। अब हम पढ़ेंगे ATP के ट्रांसपोर्ट जब हमारे पास ATP एब्सेंट हो और जब हमारे पास ATP प्रेजेंट हो। अब अगर ATP एब्सेंट हो तो हमारे पास सीधी सी बात क्या है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिसमें अब जब हमारे पास ATP मॉलिक्यूल एब्सेंट है तो ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, तो वो हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, ऐसे जाना चाह रहा है, ऐसे। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है। अब इसके भी चार टाइप है, सिंपल टाइप हमने पहले भी पढ़ रखा है, फैसिलिटेटेड टाइप, नॉन आयनिक टाइप और ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉन आयनिक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, ये हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के चार टाइप्स है। बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो प्राइमरी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर। अब इसमें हमको कैसे जाना है, ऐसे ऐसे जैसे हमको पढ़ने में जाना होता है। ये पढ़ाई का एग्जाम्पल समझ लो। हमेशा हमको पढ़ाई के लिए क्या चाहिए होता है काजल दी, एक मोटिवेटिंग फैक्टर, है ना, या तो दूसरा चाहिए होता है एग्जाम, जब एकदम पास में आ जाए, राइट। तब हमारे पास ये है, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा आता है ये वाला जो फेज है, ये हमारा हो जाता है ओवर थिंकिंग का। वो देखा है, ओवर थिंकिंग के लिए कभी मोटिवेशन चाहिए, कभी नहीं चाहिए ओवर थिंकिंग के लिए। अब एक्टिव में भी प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें आता है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ रहे होंगे। ये हमारे पास हो गया ATP प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पर। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर एक एक जितने भी है उसको डिटेल में देखते हैं, ताकि अगर ये LAQ बने तो आप अच्छा खासा पेजेस भर के आ सके, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको एक बात तो याद रखनी है कि ATP लगेगा नहीं, तो हम सब में लिखेंगे हाई टू लो होगा हमेशा हमेशा, राइट। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं। अब सिंपल डिफ्यूजन में भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ATP लग नहीं रहा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है इसका फैक्टर, सिंपल डिफ्यूजन के फैक्टर्स। और सिंपल डिफ्यूजन के फैक्टर में एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको बोलते हैं फिक्स लॉ। फिक्स अंकल ने एक लॉ दिया था, फिक्स लॉ ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने बताया जो मेरा डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सरफेस एरिया कितना है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि थिकनेस कितना है।
ये इन्होंने तीनों चीजों को कंबाइन किया और इसके ऊपर बना दिया फिक्स लॉ। ठीक है, तो पहला आता है मेम्ब्रेन के बेसिस पे उन्होंने फिक्स लॉ ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है 3 मेजर फैक्टर्स पे, जिसमें भी वो 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सरफेस एरिया, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आता है हमारे पास, ये हमने मेम्ब्रेन के बेसिस पे देखा। अब दूसरा आता है हमारे पास सब्सटेंस के बेसिस पे। मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा तो डिफ्यूजन कम। ठीक है, डिफ्यूजन कम। मेम्ब्रेन का थिकनेस एकदम कम तो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा, ये हमने ऊपर देख लिया था। सरफेस एरिया ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, सरफेस एरिया कम डिफ्यूजन कम। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक और चीज क्या देखा था, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, तो ये 100 यहाँ पे आना चाहेगा बहुत तेजी से। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 है, आएंगे लेकिन धीरे धीरे अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। लेकिन अब बात करें सब्सटेंस की, तो हमने देखा है जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा है, लिपिड सॉल्युबल। राइट, तो हमारा जो पहला फैक्टर होता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में भी किसकी, लिपिड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा अगर लिपिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना बड़ा साइज उतना डिफ्यूज करने में दिक्कत, और जितना छोटा साइज उतनी आसानी से डिफ्यूजन। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो अगर सब्सटेंस की बात करें तो कोई सब्सटेंस अगर लिपिड सॉल्युबल है और छोटा है तो ये बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। कोई सब्सटेंस अगर वाटर सॉल्युबल है और बड़ा है तो इसको डिफ्यूज होने में बहुत प्रॉब्लम होगा या डिफ्यूज होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिंपल डिफ्यूजन से रिलेटेड जो थ्योरी पॉइंट था बुक में, जो इंपॉर्टेंट था, ये जानना जरूरी था। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कहीं कहीं किताब में लिखा है, कहीं कहीं में नहीं लिखा है, पर हम लिखेंगे क्योंकि क्लिनिकल हमारी कॉपी को एक्स्ट्रा एज देता है हमेशा। इसीलिए आई ऑलवेज से कि राइट डाउन द क्लिनिकल एवरी टाइम। ठीक है, अब क्लिनिकल में हमको 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक हम देख लेते हैं एम्फाइसेमा, और एक हम देख सकते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मतलब लंग्स के दोनों डिसऑर्डर। समझो कि एम्फाइसेमा में होता क्या है कि जो हमारा सरफेस एरिया है एल्वियोलर का वो हो जाता है कम। ठीक है, ये हमारा एम्फाइसेमा का केस होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि दी डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, पढ़ा ना अभी हमने। तो अगर सरफेस एरिया कम हो गया एम्फाइसेमा में तो जो डिफ्यूजन है किसका, गैस का, वो भी हो जाएगा कम। बस ये लिखा है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिक्रीजेस इन केस ऑफ एम्फाइसेमा due to decrease in surface area, and we know diffusion is directly proportional to surface area. ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो होता है इसमें जो हमारा मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब कैसे क्या वो हम सब पढ़ते हैं आगे, लेकिन हमारे फिजियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर इस टॉपिक के लिए क्योंकि जनरल है। तो हमको बस समझना है कि मेम्ब्रेन का थिकनेस बढ़ जाता है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन का थिकनेस बढ़ा, हमने कहा जल्दी मेम्ब्रेन में भी एक चीज पढ़ा था कि डिफ्यूजन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थिकनेस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो थिकनेस बढ़ गया, अब समझो कि थिकनेस बढ़ गया तो जो हमारा डिफ्यूजन है गैसेस का वो कम 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 हो गया। तो यही है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगेन डिक्रीजेस इन केस ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये हमारे सिंपल डिफ्यूजन में क्लिनिकल आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हो, अगला टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब समझना है, तो इनको कुछ तो भगवान ने फैसिलिटी दी है, और वो फैसिलिटी पता है क्या है, वो फैसिलिटी है इनका कैरियर प्रोटीन या कैरियर चैनल। तो इनके पास एक कैरियर है, समझो ये लेके जाने वाला है इनके पास, इनको बस
रास्ता, इनको बस सामान पता होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, तो ये कैरियर प्रोटीन अंकल खुद से पहुंचा देंगे। तो इनके पास एक फैसिलिटी है, दैट इज थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। इसके दो बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स है। एक्वापोरिन्स तो हमने पढ़ा था, जो कि 8 मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके अलावा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि ग्लूकोज का हमारा ट्रांसपोर्ट करवाएगा। बट अगेन सिंस ये पैसिव है ना, तो पैसिव होने के कारण काजल दी होगा तो हाई टू लो ही, एटीपी तो नहीं लगेगा, राइट। अब देखो इसका डायग्राम बनाना कि ये मेरा एक सेल है, ये मेरा दूसरा सेल है। इस यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू, और ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास है काजल दी कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू हाई टू लो जाएगा, ठीक है। बात करें दूसरे टाइप की, दैट इज नॉन आयनिक डिफ्यूजन। नॉन आयनिक डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि समझो जैसे अमोनिया है, ठीक है। अब अमोनिया का ट्रांसपोर्ट हमने मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे करवा दिया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का केस है। ये अमोनिया मेम्ब्रेन के अंदर गया, फिर ये आयनाइज हुआ और NH4 में बन गया, और फिर इसने अपना जो भी इसका काम है वो इसने किया। तो नॉन आयनिक डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, कोई सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, बाकी फिर आयनाइज करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन, ये मेरा इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा अमोनिया और सैलिसिलेट के ट्रांसपोर्ट के लिए, सैलिसिलेट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में इसको मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचा दिया, मेम्ब्रेन के अंदर जाके ये आयनाइज हो गया, ये इसको आयनाइज कर दिया गया, H+ दे दिया, ये मेरा अमोनिया था, अब ये कन्वर्ट हो गया NH4+ में। तो ये होता है नॉन आयनिक डिफ्यूजन। और फाइनली हमारे पास एक बचता है, दैट इज, ये हम इसका थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है, दैट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन में क्या होता है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यूजुअली हम इसमें वाटर की बात करते हैं, ठीक है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है जिसको पता है कि यहां से यहां आने के लिए तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर करनी होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल है। अगर ये मेम्ब्रेन को ये चीज नहीं पसंद तो ये नहीं जा सकता, अगर मेम्ब्रेन को ये इंसान पसंद है तो ये जा सकता है। दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट। इसको हम ऑस्मोटिक डिफ्यूजन बोलते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स है वो एक तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन चाहिए, अगेन सॉल्वेंट का मोमेंट, और हमने बात किया कि सिंस ये पैसिव है ना, तो इसमें एटीपी तो लग नहीं रहा, तो इसीलिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमको यहाँ पे भी चाहिए, ठीक। बस, तो ये तीन हमारे की इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के लिए। अब ऑस्मोटिक डिफ्यूजन से रिलेटेड दो चीजें जो तुमको समझनी है, एक तो टाइप है इसके, और दूसरा एक टर्म है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो आप अपनी कॉपी को सुंदर बनाने के लिए लिख सकते हैं। टाइप में अगर हम बात करें तो इसके 3 मेजर टाइप है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस और आइसोटोनिक। वैसे हम इसको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक बोलते हैं, पर एंडोस्मोसिस मतलब जब वाटर जो है वो सेल के अंदर जाए, एंट्री। एक्स का मतलब तो हम सबको पता है गैस, तो एग्जिट, राइट। एक्स का कंप्लीट सेंटेंस होता है एग्जिट। तो वाटर लीव्स या वाटर एग्जिट्स द सेल, दैट इज एक्सोस्मोसिस। और फाइनली यहाँ पास आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जितना यहाँ पे अगर एक्स अमाउंट है तो यहाँ पे भी एक्स अमाउंट है, दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देख रहे हो, एक्स अमाउंट यहाँ पर, एक्स अमाउंट यहाँ पर, दिस इज आइसोटोनिक। एंडोस्मोसिस कब होगा, जब यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमें याद रखना पड़ेगा ना। एक्सोस्मोसिस कब होगा, जब यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, ग्रेडियंट तो हमको याद रखना ही है, राइट। तो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना पैसिव ट्रांसपोर्ट का फॉर्म है, और इसमें सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमको चाहिए ही चाहिए,
राइट। अब आता है पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था, दैट इज एक टर्म जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि काजल दी ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोसिस में जितना प्रेशर लगा, नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए या जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको रोकने के लिए जो हमको प्रेशर लगता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इट इज अ प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट the flow of solvent molecule through a selectively permeable membrane, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो अभी हमको जरूरत नहीं है इतना याद रखने की। और ऑस्मोलैरिटी, इसमें हमको एक चीज याद रखनी है, इसमें दो टर्म्स हमने पढ़े हैं, एक होता है ऑस्मोलैरिटी और एक होता है ऑस्मोमोलैरिटी, है ना। ये होता है हमारे पास ज्यादा कॉमन। हमने ये ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोमोलैरिटी जो है वो बहुत टाइम से पढ़ा है, तो आई होप आपको इसका सिर्फ यूनिट भी पता है, तो आप ये चीज लिख के आ सकते हैं कि ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के लिए ये हमारे दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिसको हम यूजुअली मिली ओस्मोल्स में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम का अगर हम याद रखें तो 300 मिली ओस्मोल है, आई गेस, ठीक है। तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा, क्योंकि अगर मैं और बड़ा बनाऊंगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे भी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट FAQs है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, तो वो बड़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट से बड़ा पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले तो आप बताएंगे, चाहे आपको पैसिव पूछे चाहे आपको एक्टिव पूछे, क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि आपकी कॉपी फ्लो चार्ट के साथ अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। अब फिर ये वाला फ्लो चार्ट हम अच्छे से बनाएंगे, नो मैटर व्हाट। अगर आपका क्वेश्चन इस पे भी आता है तब भी आप ये पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, अगर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी आता है तब भी आप ये पूरा फ्लो चार्ट पूरा बनाएंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा आएंगे, अगर हमको पैसिव पूछ रहा है तो फिर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि सिंपल है, इसके अलावा फिर फैसिलिटेटेड है, फिर नॉन आयनाइज्ड है, फिर ऑस्मोटिक है, फिर हम सबके बारे में बताएंगे। और इसमें हमारे पास फिक्स लॉ ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके ऊपर SAQ तो नहीं, वेरी SAQ 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और क्लिनिकल ऐड करो एज मच एज पॉसिबल, क्लिनिकल मेक लुक योर कॉपी, और जो एग्जाम नोटबुक है बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड अगर इसके अलावा आपको कोई और चैप्टर के बारे में पढ़ना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई डाउट बच गया इसके अलावा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल कवर इट आउट। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।